देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब विशेषताओं को जानने का मतलब है कि आपको पूरे संविधान की जानकारी हो गई। जैसे प्रस्तावना पहली विशेषता है भारतीय संविधान की। दूसरी विशेषता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चौथा है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। पांचवा है संसदीय सरकार। छठवां है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस। सातवां है लचीला और कठोर संविधान। दो अब बच गए हैं, एकल नागरिकता और 9th है व्यस्क मताधिकार। तो इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, लेकिन ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है पहली विशेषता प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। अब देखिए, कोई भी अधिनियम, किसी भी देश का कानून है, किसी भी देश का अधिनियम, हर अधिनियम की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। अब मिटाना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। है ना। जैसे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक गणराज्य। तो अब इसके अलावा, इसके बाद भी बहुत लंबा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, लेकिन ये शब्द जो है, जैसे हम भारत के लोग, इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। हम भारत के लोग का मतलब है भारत में रहने वाले लोग, यानी भारतीय संविधान को भारत के लोगों ने बनाया है। तो इस तरह से हर शब्द का अर्थ है, और प्रस्तावना को पढ़ने से पता चलता है कि भारतीय संविधान को बनाने वाले विद्वान क्या चाहते थे, किस प्रकार का देश बनाना चाहते थे, है ना। प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरह से भारतीय संविधान की पहली विशेषता है प्रस्तावना। दूसरा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, मूल अधिकार का मतलब होता है एक ऐसा अधिकार जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। संपूर्ण विकास का मतलब होता है पूरी तरह विकास, परफेक्ट मैन। कैसे परफेक्ट मैन, कैसे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा?
व्यक्ति का धार्मिक विकास होना चाहिए। धार्मिक विकास यानी उसको अपने धर्म को मानने की आजादी होनी चाहिए। दूसरा, भौतिक विकास होना चाहिए। उसकी जो जरूरतें हैं, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, वह आवश्यकताएं उसकी पूरी होनी चाहिए सरकार द्वारा। सरकार उन आवश्यकताओं को पूरी करनी चाहिए। तीसरा है राजनीतिक। राजनीतिक का मतलब है सरकार को चुनने की आजादी, यानी व्यक्ति को सरकार को बनाने की आजादी होनी चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 में 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। इसमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण कैसा? शारीरिक शोषण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। पांचवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड एजुकेशनल राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार में, सबसे इंपॉर्टेंट अंतिम लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस तरह से भाग 3 में
व्यक्तियों भाग के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, है ना। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू रिलीजियस फ्रीडम अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। देखिए इस तरह से मूल अधिकार है। फर्स्ट सेमेस्टर में मूल अधिकार का टॉपिक नहीं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में एक लंबा सेकंड सेमेस्टर में है। सेकंड सेमेस्टर में टोटल चारों यूनिट मूल अधिकारों से है, दो यूनिट मूल अधिकारों से है। बाकी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल का तत्व है ना। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका का संविधान यानी अमेरिका पहला देश था जिसने मूल अधिकारों को अपने संविधान में शामिल किया। अब इसके बाद ही अनेक देशों के संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया। जैसे भारत ने अपना जब संविधान बनाना शुरू किया तो इन मूल अधिकारों को भाग 3 में शामिल किया। तो इस तरह से मूल अधिकार कंप्लीट हो गया। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता और बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 में है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति तत्व अनुच्छेद 36 से 51 है ना। अब यही राज्य को एक रास्ता दिखाता है कि आप इस तरह का कानून बनाएंगे तो व्यक्तियों का कल्याण होगा, व्यक्तियों की भलाई होगी। जैसे आपने देखा होगा किसानों के लिए पेंशन योजना है। सरकार कहां से इसको बनाया है? सरकार कहां से इससे संबंधित कानून बनाया है? यही से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कहां से है? विकलांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। कहां से है? यही से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 44 है ना। आपने नाम सुना भी होगा, समान नागरिक संहिता है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता का मतलब है पूरे भारत में एक कानून होगा,
चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, चाहे वो जैन धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, उनके जो विवाह होंगे, जो उनका तलाक होगा, सबको एक ही नियम फॉलो करना है। अनुच्छेद 44 कहता है, कहां से लिया गया है इसको? आयरलैंड के संविधान से, है ना। आयरलैंड का संविधान, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि भारतीय संविधान के दो स्रोत हैं, है ना, एक भारतीय स्रोत और दूसरा विदेशी स्रोत। तो यहाँ पे आयरलैंड का संविधान विदेशी स्रोत है। इसके बाद अगला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत लंबा टॉपिक है। विशेषताएं, इसको जानने का मतलब है कि आपको पूरे संविधान की जानकारी हो गई। फंडामेंटल ड्यूटीज अनुच्छेद 51, है ना, यानी भारतीय नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य होंगे। कितने कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51 में? 11 कर्तव्य है ना। जैसे व्यक्तियों के पास अधिकार है, उसी तरह से भारतीय संविधान में कर्तव्य भी दिए गए हैं। कर्तव्य को सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। अगली विशेषता है संसदीय सरकार, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, है ना। तो मैं क्या देता हूं ऊपर, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखिए अनुच्छेद 75 क्लास 3 संसदीय सरकार के बारे में बताता है कि भारत में जो सरकार होगी वो संसदीय होगी। संसदीय का मतलब है कि सरकार की जो शक्ति होगी वह जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होगी। यानी एमपी के हाथ में होगी, एमएलए के हाथ में होगी, और जो इसका मुखिया होगा, केंद्र में कौन मुखिया होगा? प्रधानमंत्री होगा। संसदीय सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और राज्य में मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो इस तरह से भारतीय संविधान में संसदीय सरकार का प्रावधान किया गया है। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की लचीला और कठोर संविधान। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। देखिए कहीं भी इमरजेंसी प्रोविजंस अनुच्छेद 352 से 360, है ना। 352 आपात भारतीय संविधान कहता है कि भारत में 3 तरह के आपात होंगे।
तीन प्रकार की इमरजेंसी होगी। पहली इमरजेंसी होगी राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। अनुच्छेद 352 कहता है कि अगर भारत पे आक्रमण होता है, भारत का किसी देश के साथ युद्ध होता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा, है ना। दूसरा राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। आपने कई बार सुना भी होगा कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल, है ना। अब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 कहता है कि अगर राज्य का शासन, राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, संविधान का पालन नहीं कर रही, तो ऐसी दशा में राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, और रिपोर्ट मौखिक नहीं देगा, लिखित देगा, और रिपोर्ट पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। राष्ट्रपति शासन लागू करने का मतलब है कि राज्य की विधानसभा भंग हो जाएगी, है ना, भंग हो जाएगी, समाप्त नहीं होगी, भंग होगी, 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाएगी विधानसभा। तो तीसरा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तीसरा है वित्तीय आपात, है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ध्यान से सुनिएगा। इसको जानने का मतलब है कि आपको आगे संविधान को पढ़ने में, समझने में दिक्कत नहीं होगी, जरा सी भी दिक्कत नहीं। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, अभी तक 360 का प्रयोग नहीं हुआ है, राष्ट्रपति ने प्रयोग नहीं किया है, अभी तक 360 लागू नहीं किया गया है। अब इसमें होता क्या है कि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। कमजोर का मतलब साधारण कमजोर नहीं, स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देने के सक्षम नहीं है, सरकार वेतन नहीं दे पा रही है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 360 को लागू करता है, वित्तीय आपात की घोषणा कर देगा। देखिए, सबसे खुशी की बात है कि वित्तीय आपात यानी अनुच्छेद 360 अभी तक लागू नहीं हुआ है। बहुत हैप्पी न्यूज है, जब से संविधान लागू हुआ है अभी तक 360 कभी लागू नहीं किया गया। आर्थिक स्थिति हम लोगों की खराब नहीं हुई है और ना कभी खराब होगी भविष्य में। तो इस तरह से 3 तरह के प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। अगली विशेषता है एकल लचीला और कठोर संविधान।
बहुत लंबा है उसका इतिहास। कठोर संविधान, कठोर संविधान, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अब लचीला का मतलब होता है नरम, है ना, नरम। और कठोर का मतलब होता है, कठोर का मतलब होता है जो जिसमें परिवर्तन करना, हाँ, परिवर्तन करना संभव, परिवर्तन करना क्या है, मुश्किल। परिवर्तन हो सकता है लेकिन परिवर्तन करना आसान नहीं है। अनुच्छेद 368, देखिए सब अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। संविधान में संशोधन कैसे होगा इसके बारे में बताता है। जैसे इसमें 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन करने के लिए। पहला तरीका है साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत द्वारा, बहुमत द्वारा। और तीसरा तरीका है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का, आधे राज्यों का अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन। अब देखिए, साधारण बहुमत का मतलब है आसानी से संशोधन हो जाएगा संविधान में। कुछ ऐसे विषय हैं, इसीलिए भारतीय संविधान को लचीला संविधान कहा गया है, नरम संविधान कहा गया है। विशेष बहुमत का मतलब है संशोधन आसानी से नहीं होगा, संशोधन के लिए विशेष बहुमत जरूरी है, जो बहुत ही कठिन है। अब इससे पता चलता है कि भारतीय संविधान कठोर है, जिसमें परिवर्तन करना मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, यानी विशेष बहुमत भी चाहिए और 50% राज्यों का समर्थन भी चाहिए। यहाँ पे राज्यों का समर्थन का मतलब है राज्य के विधानमंडल का समर्थन चाहिए। कितना कठिन है। तो इस तरह से भारतीय संविधान को लचीला और कठोर संविधान कहा गया है। अगली विशेषता एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ये तो सभी लोग जानते हैं, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, सब लोग कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं। कोई ये नहीं कहता है, कोई व्यक्ति यह नहीं कहता है कि हम इस राज्य के नागरिक हैं, हम यूपी के नागरिक हैं, हम बिहार के नागरिक हैं, हम आंध्र प्रदेश के नागरिक हैं। सब लोग यही कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है ना, दोहरी नागरिकता का नहीं। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है राज्य की नागरिकता, राज्य की नागरिकता प्लस देश की नागरिकता, देश की नागरिकता। दोहरी नागरिकता अमेरिका में, अमेरिका में, अमेरिका में, भारत में नहीं है। दोहरी नागरिकता का मतलब है कि व्यक्ति राज्य का भी नागरिक होगा, है ना, और अमेरिका का भी नागरिक
होगा, उसके पास दो कार्ड होते हैं पहचान पत्र, एक राज्य का और एक देश का। अगला वयस्क मताधिकार। व्यस्त मताधिकार। हाँ, वयस्क मताधिकार। अडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखिए, अब वयस्क मताधिकार बताता है कि व्यक्तियों को वोट देने की भी आजादी है, उनके पास राइट टू वोट है, मतदान करने का अधिकार। मतदान कौन करेगा? जिनकी उम्र 18 वर्ष है या 18 वर्ष से अधिक, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, चाहे वो चुनाव संसद का हो, चाहे वो चुनाव ग्राम पंचायत का हो, चाहे कोई भी निकाय का चुनाव हो, वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष है या 18 वर्ष से। अब देखिए, पहले क्या था, ऐसा नहीं था। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने संविधान में संशोधन करके 21 वर्ष की जो उम्र पहले थी उसको उन्होंने 18 वर्ष कर दिया, और इसीलिए राजीव गांधी जी को याद किया जाता है ये संशोधन के लिए 21 से 18 वर्ष करने के लिए। तो इस तरह से भारतीय संविधान की लंबी विशेषता है। हाँ, तो है लंबा, इसको जानने का मतलब आप